सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम घटना चक्र की जो आपकी प्राचीन इतिहास की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपके यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स आए हैं उसमें घटना चक्र की सीरीज को हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उनको पढ़ेंगे और ज़्यादातर उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास से, हमारा प्रागैतिहासिक इतिहास से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पा हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। उचित समतावादी, वर्ण आधारित नहीं थी, मतलब इसमें वर्ण नहीं था। दास श्रमिक आधारित नहीं थी, दास नहीं थे, जाति आधारित नहीं थी, उचित समतावादी थी, मतलब सब लोग समान थे। तो देख लीजिए, इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी, ठीक है, उचित समतावादी थी। सैंधव नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों के सम्मिलन केंद्र थे। समाज में किसी अंतः संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं हुए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सी सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो ये सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता की कई रूपों का अंकन हमें सैंधव पुरावशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राक रूप कहा। अगला देख लेते हैं। सिंधु घाटी के घर किस से बनाए जाते हैं? सिंधु घाटी के घर किस से बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है। सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के नगर अपने अपने दुर्ग थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो नगर जो थे, अपने दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, मतलब एक ऐसे ऊंचा दुर्ग पे बना हुआ था, एक नीचा शहर था, इस तरीके से, जहां ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के थे। तो सिंधु घाटी में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता है उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दोनों नगर हैं उसमें अपने अपने दुर्ग थे, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी गलियां थी? तो ए, चौड़ी व सीधी गलियां थी। चौड़ी थी गलियां और सीधी बिल्कुल समकोण पर काटती थी, ऐसे। तो सिंधु घाटी के में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और पूर्व से पश्चिम इस तरीके से, वे पृथ्वी है तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक समकोण पर काटती, वही बात है। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो बी, शहरी थे, ये ग्रामीण नहीं थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ अधिकांश निवासी शहरी थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी तट के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो किस में माना जाएगा? इसके हिसाब से आप रावी लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिंधु नदी झेलम व्यास इसकी है सब्स्टिट्यूटरी है, लेकिन रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए रावी नदी कह सकते हैं। हड़प्पा वासी किस वास्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी किस वास्तु का उत्पादन करते थे? सी, कपास का उत्पादन करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सैंधव लोगों का मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन
अवशेषों में तत्कालीन पारंपरिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो बी है मुद्राएं। उस समय मुद्राएं प्रचलित थी। और देख लेते हैं इसकी पुष्टि। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े कोठारों में पाए जाने से ही नहीं होती है, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें, एक रूप लिपि, मानकीकृत माप तौल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र में पीतल, पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग इतनी चीजों का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नावों, बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से निकली, जिससे प्राप्त प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नगरों के कई प्रधान प्रसाधनों के अनुकरण किया है। अतः अवशेषों की खुदाई में प्राप्त मुद्राओं में इस सभ्यता के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। मतलब कि बहुत सी हड़प्पाई मोहरें जो थी वो मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली, मतलब कि वहां से यहाँ का व्यापार होता था कि कुछ चीजें वहां पे लोग ले जाते थे और अपनी मुद्रा वहां पे दे जाते थे, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो ए कांस्य युगीन थी, मतलब कॉपर की एज की थी। कॉपर का यूज समय हो रहा था तो कॉपर एज की थी। हड़प्पा का संबंध कांस्य युग से। बात समझ रहे हैं? 10वां प्रश्न देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? डी कृषि था व्यवसाय। पशुपालन नहीं, खास तौर पे करते थे। व्यापार हड़प्पा के लोग करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार किस चीज का करते थे? कृषि का ही करेंगे ना, शिकार थे नहीं वो। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय भाई कमाई होना ही थी ना, किसी न किसी चीज में कृषि करते थे। कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब जो अधिशेष बच जाता था, जो एक्स्ट्रा बच जाता था, उसको ही ये बेच देते थे, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? सी अज्ञात है, क्योंकि उस समय जो है प्राग ऐतिहासिक काल की बात हो रही है, तो जो लिपि मिली है वो ना पढ़ी जा सकी है ना समझी जा सकी, तो अज्ञात लिपि है। ब्राह्मी खरोष्टी लिपि ये कुछ नहीं थी। ब्राह्मी लिपि ने अशोक में लिखवाया था अपने स्तंभ लेख इंडिया में, और खरोष्टी लेख भी पाकिस्तान में, जो अभिलेख अफगानिस्तान में मिले हैं। अब अगला देख लेते हैं सिंधु, इसी में देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं, जिसमें जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों और तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है ना, जो लिपि थी वो अभी चित्रात्मक है। तो ये है इसकी कुछ फैक्ट्स सिंधु लिपि से। अब बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का कौन सा एक नगर है जिसमें दुर्ग नहीं है? तो वो है डी चन्हुदड़ो। जो चन्हुदड़ो नगर है उसमें नगर नहीं है, एक दुर्ग नहीं है। लेकिन याद रखिए कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन तीनों ही नगरों में एक दुर्ग है। तो चन्हुदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के, सिंधु नगर है जो चन्हुदड़ो, सिंधु नदी के, जो सिंधु नदी ऐसे आई है इस तरीके से, हमारा भारत देश इस तरीके से है कुछ, तो यहाँ से कश्मीर से निकली है, इसी के ही बाईं ओर जो है वो स्थित है क्या? चन्हुदड़ो नगर। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली। प्रसाधन सामग्री का मतलब क्या है? मेकअप सामग्री, मेकअप बॉक्स। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? ओल्डेस्ट सिटी कौन सी है? तो ए हड़प्पा सभ्यता की जो सिटी हड़प्पा शहर, वही सबसे पुराना शहर है।
भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। हड़प्पा था। हड़प्पा की जब खोज 1921 में हुई, इसने राखालदास बनर्जी ने याद रखी, तब यह अखंड भारत का भाग था। अखंड भारत का भाग था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। अब अखंड भारत देख लीजिए इसका मैप कैसे है, इस तरीके से ये पूरा मिला हुआ है। अफगानिस्तान ये हो गया और ये म्यांमार वगैरह सब मिला के ये अखंड भारत। जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नगर है सबसे बड़ा? मोहनजोदड़ो। ये 250 हेक्टेयर में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो 2 मंजिला जो मकान है वही सबसे बड़ा भवन है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहां पाया गया है जहां सबसे बड़ा स्मारक था। वहां पाया गया जहां सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से मतलब इधर नॉर्थ से साउथ की ओर लंबाई 54 मीटर 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम कितनी है? पूर्व से पश्चिम कितनी है? 32 मीटर। मोहनजोदड़ो का धान्यागार, जहाँ धान्य इकट्ठा था, फूड इकट्ठा था, ग्रेन्स इकट्ठा थे, तो 45 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा था, जो वहां की सबसे बड़ा भवन था। ठीक है ना? तो बी क्या है? धान्यागार है। 2 मंजिला मकान नहीं, ये गलत है, ये मैं गलत बोल गया। धान्यागार है जो कि 45 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा था। और विशाल स्नानागार भी इससे, इसका एरिया भी इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कम आएगा। तो सबसे बड़ा क्या था? धान्यागार था, उसके बाद विशाल स्नानागार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। जो पुरालेख है आपकी, उसकी विद्या का क्या अभिप्राय है? जो पुरालेख विद्या होती है तो शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख क्या है? पुरालेख मतलब पहले के लेखों को पढ़ना। तो शिलालेख जो है मतलब जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, पत्थर है, उन पे ऐसे लेख लिखे हुए, उनका जो अध्ययन करना होता है वही क्या कह रहता है? पुरालेख विद्या। महाकाव्यों का अध्ययन नहीं होगा, सिक्कों का अध्ययन नहीं होगा और भूगोल का अध्ययन नहीं होगा। ये तीनों चीजें नहीं होगी, शिलालेखों का अध्ययन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पुरालेख का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन से है। ठीक है, तो आपने देख लिया शिलालेख जो होती हैं उनके अध्ययन से है। 16वां क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया? मतलब अपवाह तंत्र एक बनाया कि इस तरीके से ये ऐसे नदी मान लीजिए बह रही है, सिंधु नदी, तो और ये यहाँ पे ही लोग रहते थे, तो इसका बाढ़ पानी अगर इधर आता था तो यहाँ पे इन्होंने डैम बना के इसको थोड़ा सा इस साइड से निकाल के, तो ये अपवाह तंत्र बनाया इन्होंने। इसका निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया है इसका तंत्र। तो देखिए जो मोहनजोदारो आपने पिक्चर देखी होगी, तो उन्होंने उसमें डैम बनाया हुआ था और उसके नीचे वो सोने की खुदाई करता था। तो उस डैम को ही इन लोगों ने बाद में वो इतना ओवरफ्लो हो गया कि टूट गया और वो सभ्यता पूरी नष्ट हो गई। तो ऋतिक रोशन ने उसे बचा लिया था जाके। तो उससे याद रखिए कि अपवाह तंत्र मतलब कि डैम वगैरह डैम कौन बना देता था? किसने बनाया था? किस सभ्यता के लोगों ने बनाया था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपवाह तंत्र का निर्माण किया था। ठीक है, तो अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम जो है, किस तरीके से अपवाह तंत्र वो भी कह सकते हैं और ड्रेनेज सिस्टम अगर ये कह रहे हैं, नदी का अपवाह तंत्र भी होता है और ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि ड्रेन सिस्टम, जो नदी नालियां हैं, ये ऐसे शहर बने हुए हैं और यहीं से साइड में नालियां हैं, तो इसका भी जिक्र जो है वो सिंधु सभ्यता ही के नगर में हुआ था। तो ड्रेनेज सिस्टम के तौर पर भी समझ सकते हैं सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही ऐसे नगरों का निर्माण हुआ था, जो कि आप मोहनजोदारो फिल्म में भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम है, जहाँ पे वो बालिकाएं नहा रही हैं स्नानागार में, वहां से पास में ऐसे नाली निकल के गई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पैमानों की खोज से यह सिद्ध होता कर दिया गया है कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। पैमानों की खोज से सिद्ध कर दिया गया है कि
सिंधु घाटी लोग माप और तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो टी देख लीजिए, लोथल जो शहर है हमारा, ये गुजरात के पास में है ना। यहाँ पर जो है क्या हुआ था, मापतौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदाड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक मिला है। लोथल से हाथी दांत का बना एक मापक मिला है, मतलब बांट मिला है। यहाँ से गोदीवाड़ा डकयार्ड का भी साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा डकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप्स वगैरह, इनकी नाव वगैरह रोककर बांधी जाती थी, डकयार्ड। बात समझ रहे हैं? और मोहनजोदड़ो में फिल्म में याद रख सकते हैं कि वो ऋतिक रोशन अपना माल बेचने जाते हैं तो वो कुछ बांट लेके उसको तौलता है ना, इस तरीके से तो याद रख सकते हैं आप। मापतौल जो है मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है, और लोथल से सबसे पहले साक्ष्य मिला है हाथी दांत, इस तरीके से। तो पैमाने की खोज जो है सिंधु सभ्यता की ही देन थी और लोथल शहर से मिली है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? किस द्रव्य का उपयोग किया गया है? तो देखिए टेराकोटा जो है द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया गया है। तो टेराकोटा से संबंधित इनकी मुद्राएं थी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेल खड़ी नहीं, जो चाक वगैरह से संबंधित है, का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चट, गोमद आदि की भी प्रयोग किया जाता है। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है, अतः उपयोग ये सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। वो आपने ऐसे करके देखी होगी मूर्ति, जिसका एक हाथ ऐसे जुड़ा हुआ है, एक हाथ टूटा हुआ है। और फिल्म देखेंगे तो आप उसमें आखिरी सीन में देखेंगे कि नदी में वो मूर्ति जो है बहती हुई जा रही है, मोहनजोदाड़ो। मतलब वो फिल्म देख के आप कई सारे फैक्ट जो हैं उस सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड मोहनजोदाड़ो फिल्म से आप याद कर सकते हैं। तो नृत्य करती बालिका कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी की सभ्यता से मिली है, ठीक है ना। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है ना। मोहनजोदाड़ो अपने फिल्म की ही बात कर रहे थे कि मूवी में लास्ट सीन में वो मूर्ति नदी में बहती हुई जा रही है जब वहां बाढ़ आ जाती है ना। तो इस तरीके से याद रखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है। अब देख लीजिए, उसे कुछ लोग देवी माता भी कहते हैं ना। देवी माता की पूजा संबंधित थी, कहाँ से संबंधित है? सिंधु घाटी से संबंधित। देवी माता की पूजा कहाँ से भाई? क्योंकि जो हीरोइन है उस मूवी को, उसको सब लोग देवी कहते हैं कि ये देवी है, माता देवी है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो और जो कि संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, में देवी पूजा थी। आर्य सभ्यता के साथ नहीं थी। भूमध्य सागरीय सभ्यता ये भी गलत, उत्तर वैदिक काल भी गलत, सी सही। देवी माता मतलब मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी, पुरातात्विक साक्ष्य हैं प्राप्त मातृ देवी की मूर्ण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? तो पीएस वत्स नहीं संबंधित है हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ। चार्ल्स मैसन है, एम व्हीलर है, इनका नाम तो सुना ही। कनिंघम तो एएसआई जो है हमारे भारत के एशियाई के जन्मदाता कौन है? कनिंघम है। व्हीलर भी खुदाई में सहयोग दिए थे। पीएस वत्स नहीं है बस। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अध्याय के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम और मार्टिमर व्हीलर जुड़े थे। पीएस वत्स का इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि माधो स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन किया था, लेकिन पीएस वत्स नहीं थे वो।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा जो क्षेत्र है वो किस प्रदेश में विद्यमान है? तो राजस्थान में कालीबंगा क्षेत्र है। ये राजस्थान में कालीबंगा है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ से भूकंप आदि आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मतलब यहाँ पे भूकंप आया था। तो कालीबंगा में, याद रख सकते हैं आप, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये भी पूछ सकते हैं कि मिलाने को मैचिंग कालीबंगन लिखा हो, राजस्थान लिखा हो या हनुमानगढ़ लिखा हो, तो कालीबंगा को आप राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से मैच करें। और भूकंप सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोजकर्ता थे। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। 1912 ईस्वी में जेएफ फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। जनरल कनिंघम उस समय थे। तो देख लीजिए, जनरल कनिंघम ने क्या किया? 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। कनिंघम एक फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921 से 22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया। तो सर्वप्रथम हड़प्पे के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में हुआ। चार्ल्स मैसन ने किया था। 1912 में जेएफ फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। तो ये तो लेख आया और ये उल्लेख किया। फिर जनरल कनिंघम ने 1853-73 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। फिर कनिंघम ने कुछ प्रयास किया। कनिंघम फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ है। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं बता पाए कि हड़प्पा सभ्यता ही है या कुछ और है। और 1921 और 22 में सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इसके महत्व को जो है उजागर किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 के वर्ष में हुई थी दयाराम साहनी द्वारा, जो हम ऊपर देख चुके हैं। दयाराम साहनी और इनके नेतृत्वकर्ता निर्देशन कौन थे? सर जॉन मार्शल। एक किसके नेतृत्वकर्ता में थे? सर जॉन मार्शल, याद रखिए, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर का मतलब क्या होता है? देखिए, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, मतलब की पोर्ट, जहाँ से सामान आता जाता है। आजकल तो मेजर पोर्ट्स वगैरह हैं, टूटीकोरिन है ना, कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, उसी के बाद नेहा शेवा है ना, गुजरात के कई सारे 2 पोर्ट जो बहुत फेमस है। तो पत्तन नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो याद रखिए, लोथल जो है वो एक पोर्ट शहर है, बंदरगाह शहर है लोथल। और ये कहाँ पे है? गुजरात में है, पहले हम बता चुके हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात नगर जिले में सरगवाला कह सकते हैं नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 से 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहां 2 मील घेरे के में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। या 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क, मकानों के अवशेष मिले। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 216 बाई 36 मीटर का एक घेरा है। मतलब एक नदी के किनारे ऐसे घेरा बना दिया गया है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताई। मतलब भाई एक घेरा मिला
अब इसमें पानी भर दिया जाता होगा, एक तरफ से दरवाजा खोल दिया जाता होगा, तो जहाज आके यहाँ पे डॉक कर जाते हैं। और ये घेरा इसलिए बनाया गया है ताकि उस समय जल स्तर ऊंचा रहा होगा, ये जैसा भी वहां पे रहा होगा तो वो लहरें नहीं आ पाती होगी। तो एक 214 बाई 36 मीटर का घेरा मिला है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। भाई किसी न किसी तरीके से वो नदी को डाइवर्ट करके जो है वहां पे पानी लाते होंगे, पानी भरते होंगे, इस तरीके की कुछ व्यवस्था होगी। या भोगवा नदी है कि भोगवा नदी के किनारे स्थित था। पहले भोगवा नदी इधर से जाती होगी, वहां पे एक पत्तन बना रखा होगा इन्होंने, जो समुद्र में मिल जाता होगा, तो वहीं से शिप डॉक यार्ड वगैरह आके यहाँ पे डॉक कर जाती है। वहीं से ये लोग सामान भर भर के इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते होंगे। लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते हैं। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी, मतलब अलग अलग टीले नहीं है, पूरी की पूरी जो बस्ती थी वही एक दीवार से घिरी हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। मतलब लोथल नामक जो शहर है वो जहाजी मालघाट किस सभ्यता से संबंधित है? निम्नोक्त सभ्यता किस सभ्यता? तो सिंधु घाटी से। मिस्र से मतलब नहीं, गुजरात मिस्र मतलब गुजरात से मिस्र कहाँ घुस जाएगा? मेसोपोटामिया मिस्र से उससे उधर भी नहीं, फारसी भी नहीं, सिंधु घाटी ही हो सकता है। कॉमन क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया एसएससी सेक्शन ऑफ इंजीनियर में, सेक्शन ऑफ इंजीनियर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगला वही उसी का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि लोथल नामक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? जहाजी मालघाट है, मतलब एक पोर्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा के निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो गाय विद्यमान नहीं है। टेराकोटा में जो टेराकोटा सिक्के हैं उनके, उसमें गाय विद्यमान नहीं, भैंस, भेड़, सुअर, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन देख, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। तो सिंधु सभ्यता से जो टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी जो आकृतियां मिली हैं, ऐसे ऐसे करके या ऐसे करके इसमें डिजाइनें बनी हैं, इसमें भैंस, भेड़, सुअर हैं, लेकिन गाय जी नहीं है। अगला देख लेते हैं। ये हो गए सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन। अब वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? मतलब निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में ही जो है वैदिक युग की जानकारी दी गई है। अगला इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऋग्वेद भारतीय आर्यों का की अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। भारतीय आर्यों की ही नहीं अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है ऋग्वेद, ठीक है ना। समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है क्या? ऋग्वेद। यह भारत व भारतोत्तर प्रदेश के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल व 128 सूक्त हैं। तो ये चीज आप मुख्यतः याद रखिएगा ऋग्वेद के बारे में। वैदिक काल को हम पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो वैदिक गणित है हमारा, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो है शुल्ब सूत्र। शतपथ ब्राह्मण नहीं है, अथर्ववेद नहीं है, छांदोग्य नहीं है, शुल्ब सूत्र है वैदिक गणित, जिसे वैदिक मैथमेटिक्स हम लोग करके पढ़ते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है इसका शिल्प सूत्र है। इसमें यज्ञ स्थल, अग्नि, वेदी के निर्माण और माप से संबंधित नियम वर्णित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक जो आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद, मतलब दूध, घी, पनीर, लस्सी, इस तरीके की चीजें वो लोग ज्यादा खाते थे। जौ चावल नहीं खाते थे, चावल, दालें, सब्जियां, फल ये कम खाते थे। दूध से संबंधित थे, मतलब कि दूधारी फसलों पशुओं को पालते रहे है ना। तो गाय, बकरी, इन सभी लोगों से इनका जुड़ाव रहा होगा। इसी का ही सलूशन भी देख लेते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव मतलब जौ डालकर क्षीर पकोदन, दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही, जौ होती है ना, उस जौ जो जौ बाजरा कहते हैं, उसके सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल नमक का उल्लेख, चावल और नमक का उल्लेख ही नहीं है, राइस और सॉल्ट का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मुख्य मनुष्य, कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो ए जो है जौ, जो है आपका राई नहीं, जई नहीं, गेहूं, जौ जो है सबसे पहले वैदिक सभ्यता में प्रयोग किया गया है। तो अब अगला देख लेते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त हुए। राई नहीं पहले किया, जई नहीं किया, गेहूं नहीं किया, सबसे पहले जौ का यूज हुआ है वैदिक सभ्यता में, जिससे क्या पकवान बनता था हमारा? कौन सा पकवान बनता था? डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ। कौन सा भोज्य पदार्थ? करम्भ नामक भोज्य पदार्थ बनता था। पनीर बनता है ना, सत्तू, इस तरीके का व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इन्होंने तांबे का प्रयोग किया था। कॉपर, भाई सिंधु सभ्यता में भी कॉपर का यूज चल रहा था उस समय, तो उसी से संबंधित अगर ये सभ्यता रही होगी तो कॉपर का प्रयोग इन्होंने किया था। सोना नहीं किया है, चांदी नहीं किया, लोहा नहीं किया, ये याद रखिए। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा, लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन इसी संबंधित देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता से वेद का शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका? ज्ञान है, नॉलेज। वेद शब्द का मतलब क्या है? नॉलेज। जो वैदिक पुरुष है मतलब वो ज्ञानी पुरुष है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से है। अगला क्वेश्चन है, आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। आर्य थे वो आर्य पूर्वों के साथ, आर्य थे आर्य पूर्व मतलब उनसे जो पहले वाले लोग थे के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो डी जो है क्वेश्चन सही है, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया जो ज्यादा स्पीड वाले थे, तो इसीलिए वो लड़ने में सफल रहे। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों, ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था, है ना? नहीं था। तो डी तंबाकू का ज्ञान नहीं था, टबैको नहीं खाते थे, टबैको का ज्ञान नहीं था इनको। जौ का ज्ञान था, चावल का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, लेकिन खाते नहीं थे टबैको। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा ब्राजील से लाया गया। तो तंबाकू की आदत भारतीय लोगों को किसने लगाई है? पुर्तगालियों, पुर्तगीज जो आते जिन्होंने
फ्रेंच पुर्तगालीज कॉलोनी बसाई है, गोवा वगैरह, वो तम्बाकू यहाँ पे लेके आए हैं। नशा जो है बाहर से आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आर्य सभ्यता की मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, पहला ही सही है। देखिए ये तो याद है सबको, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, ये तो सभी लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं। प्रत्येक आश्रम में निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित है। यथा ब्रह्मचार्य के लिए आरंभिक के 25 वर्ष, गृहस्थ के लिए अगले 25 वर्ष, फिर 50 वर्ष हो जाते हैं। तो वनप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष और संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये जो आश्रम है ये किस उपनिषद में मिलते हैं? अगर आ जाए तो जाबालोपनिषद है, इसमें आश्रमों का उल्लेख मिलता है, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास, ये नगर वाली बात गलत है, बाकी सब सही है। प्रारंभिक काल मुख्यतः गांवों में निवास करते थे, नगरों में नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक जो वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो देख लेते हैं। सी आंसर है इसका, व्यवसाय पर। आरंभिक जो वैदिक काल था उसकी वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित था, मतलब जैसा जो आदमी करता था उसी का वर्ण वैसा ही निर्धारित किया जाता था। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद में 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि। इस तरीके का उल्लेख है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि डी इसका आंसर है, मतलब उपरोक्त सभी ऋग्वैदिक लोग पशुचारी थे। ऋग्वेद में गांव के अनेक संदर्भ हैं, तो इसलिए सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, मतलब गाय अगर कोई किसी की छुड़ा ले तो युद्ध हो जाता था। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी। तो ये जो है ये सभी सही है। इसका सॉल्यूशन हल देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में गायों और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर ही हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ट गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहां कई ही पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आम तौर पर गाय व दासियां होती थी। भूमि कभी ना होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने, बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो कनिंघम साहब थे, इन्होंने एक जाति कहा था आर्य को। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया मानते थे। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब, पश्चिम में मेसोपोटामिया की तौर गई।
लेकिन इसका आंसर सी है, मैक्स मूलर, कनिंघम नहीं है। 14 देख लेते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक युग में राजा अपनी प्रजा से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो ए बलि। जो राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे बलि कहते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष कार्य संभालते थे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वाहा है कहाँ से लिया गया है? सी, ऋग्वेद से लिया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। तो भारतीय प्रतीक राज चिन्ह जो है हमारा ऐसे करके है, उस पे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। वो तो अशोक चिन्ह है जिसमें 4 सिंह हैं, 3 हमें दिखाई पड़ते हैं, एक पीछे को है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है? वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मतलब आर्यों द्वारा व्यवहार में कौन सी दस्तकारी नहीं लाई गई थी? तो डी है लुहार। जो लुहार गिरी है ना, क्योंकि वो लोहे का उपयोग नहीं जानते थे, इसीलिए लोहार गिरी जो है वो इनके द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई थी। मृद भांड लाया गया था, आभूषण बनाते होंगे। और बढ़ई गिरी पर ये दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वो लुहार है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि दस्तकारों का वर्णन, जबकि उत्तर वैदिक आर्यों की प्रमुख दस्तकारी में लोहार का वर्णन नहीं है। हालांकि इस काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। तो बढ़ई है इसके, उसमें रथकार हैं जो रथ बनाते थे, इन्हीं से युद्ध वगैरह लड़ते थे जाके। बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक, तो ये है श्रमण। श्रमण जो थे उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता है, जो इनका विरोध करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती किसने दी थी?